हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग की ये VCS सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वर्क होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। जो भी वीडियो बनेगा वो यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग 7वें लेक्चर में क्या देखेंगे, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप। तो हम लोग जानते हैं क्या, ये हमारे सिलेबस में इसको DAD के नाम से भी ये फेमस है। तो द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए storm गिवन ड्यूरेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द डेप्थ एरिया रिलेशनशिप। तो किसी भी एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टरिस्टिक है और डेप्थ के टर्म में और कितना ड्यूरेशन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन से हम लोग उसको शो करेंगे। ए फ्यू एस्पेक्ट ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डेप्थ एरिया एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म आर डिस्कस बिलो। ओके, तो पहला क्या आ रहा है, डेप्थ एरिया रिलेशन। तो फॉर ए रेनफॉल ऑफ ए गिवन ड्यूरेशन द एवरेज डेप्थ डिक्रीजेज विद द एरिया इन ए एक्सपोनेंशियल फैक्शन। तो एरिया और डेप्थ में क्या फैक्शन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैशन के रूप में या फंक्शन पे वो, तो P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के ए टू द पावर n। तो यहाँ पे P बार ये है, तो P बार का क्या हो जाएगा, ये एवरेज डेप्थ इन सेंटीमीटर ओवर एन एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर। पी नॉट क्या है, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सेंटीमीटर एट द स्टॉर्म सेंटर एंड K एंड N आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन रीजन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। तो मैक्सिमम डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉइंट के। इन मेनी हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज इन्वॉल्विंग एस्टिमेशन ऑफ severe floods, it is necessary to have information on the maximum amount of rainfall at various duration occurring over various sizes of area। तो हमारा जो भी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के अंदर क्या देखेंगे, फ्लड्स का हम लोग फ्लड्स के लिए क्या करते हैं, डाटा एस्टिमेट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम रेनफॉल कितना होता है और ड्यूरेशन क्या है किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए। तो the development of relationship between maximum depth area duration of a region is known as DAD analysis and forms an important aspect of hydrometeorological study। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन एनालिसिस मेरा क्या है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हाइड्रोमेट्रोलॉजी स्टडी के लिए। ओके, तो फर्स्ट द सेवर मोस्ट रेन स्टॉर्म दैट अकर्ड इन द रीजन अंडर क्वेश्चन आर कंसिडर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा किस रीजन का हम लोग को कंसिडर करना है, तो हम लोग कैसे उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो आइसोहाइडल मैप्स एंड मास कर्व्स ऑफ द स्टॉर्म आर कंपाइल्ड। तो हमारा जो आइसोहाइडल कर्व था और मास कर्व्स था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कंपाइल करते हैं। आइसोहाइडल मैप्स क्या था, आइसोहाइडल मैप्स में हमारा इक्वल रेनफॉल जो डेप्थ है उसको हम लोग एक लाइन से उसको क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करते हैं। और मास कर्व क्या है, एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक लुमिनेशन ऑफ हम लोग रेनफॉल को या प्रेसिपिटेशन को वहाँ पे हम लोग शो करते हैं। ओके, तो डेप्थ एरिया कर्व ऑफ ए गिवन ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इज प्रिपेयर। तो हम लोग मास कर्व और आइसोहाइड कर्व को क्या करते हैं, मैप्स को हम लोग कंपाइल करने के बाद क्या करते हैं, डेप्थ एरिया कर्व ऑफ ड्यूरेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। देन फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द मास कर्व ऑफ रेनफॉल वेरियस ड्यूरेशन एंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल इन दिस ड्यूरेशन आर नोटेड। तो हम लोग मास कर्व से उसको नोट कर लेते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ एरिया कर्व फॉर ए गिवन ड्यूरेशन कैपिटल D इज प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग द एरिया डिस्ट्रीब्यूशन of rainfall for a smaller duration to be similar to the total storm। ओके, तो हम लोग वहाँ से डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं ड्यूरेशन पे, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग स्मॉल ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं
और वहाँ से टोटल स्ट्रॉम भी निकालें। तो अब नेक्स्ट हमारा ये क्या है, ये क्या मेरा है टिपिकल DAD कर्व। तो यहाँ से क्या क्या दिख रहा है, ये ड्यूरेशन भी यहाँ देख लिए, ओके, और ये एरिया भी हो गया। एक्सपोनेंशियल क्या है, अब मैक्सिमम एवरेज डेप्थ और एरिया में क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। और ये हम लोग थर्ड पैरामीटर क्या है यहाँ से 18 आवर 12 आवर 6 आवर 1 आवर में। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डेप्थ भी है और एरिया भी और ड्यूरेशन है, तीनों का कंपाइल ग्राफ मिल गया। So the procedure is then repeated for different storm and the envelope curve for maximum depth area of the duration capital D is obtained। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत सारे डाटा को हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू रिपीट करके हम लोग कर्व फाइंड कर लेते हैं। ए सिमिलर प्रोसीजर फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ टी रिजल्ट इन ए फैमिली ऑफ इनवेलप कर्व फॉर ए मैक्सिमम डेप्थ BS एरिया विद ड्यूरेशन एज द थर्ड पैरामीटर इन। अभी हम लोग फिगर में देखें, दिस कर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड DAD कर्व। तो बहुत सारे डाटा को हम लोग कंपाइल करके एक DAD कर्व को फॉर्म कर लेते हैं। फिगर शोज typical DAD curve for a catchment. In this, the average depth denotes the depth averaged over the area under consideration। तो वहाँ पे डेप्थ क्या दिखा रहा है, एवरेज डेप्थ डिनोट कर रहा है वेरियस एरिया के लिए। इट में बी सीन दैट द मैक्सिमम डेप्थ फॉर ए गिवन स्ट्रॉम डिक्रीजेज विद द एरिया। फॉर ए गिवन एरिया द मैक्सिमम डेप्थ इंक्रीजेज विद द ड्यूरेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम डेप्थ जो हमारा गिवन स्ट्रॉम के लिए है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है एरिया के साथ। तो फॉर ए गिवन एरिया मैक्सिमम डेप्थ इंक्रीजेज विद द, बट हमारा ड्यूरेशन के साथ क्या है, इंक्रीज हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ DAD कर्व्स इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल computational effort and requires meteorological and topographical information of the region। तो DAD कर्व हमारा फॉर्म करने से क्या हो रहा है, प्रिपेयर करने से वो हमारा वेरियस क्या है, यहाँ से मेट्रोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन किसी रीजन का वो प्रोवाइड करा रहा है। तो DAD कर्व्स आर इसेंशियल टू डेवलप डिजाइन स्ट्रॉम फॉर यूज इन द कंप्यूटिंग द डिजाइन फ्लड इन द हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन ऑफ मेजर स्ट्रक्चर सच एज डैम। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व से हमारा क्या है, वेरियस मेट्रोलॉजिकल डाटा वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा डैम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट रेनफॉल इन मेनी हाइड्रोलॉजिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज those concerned with floods, the probability of occurrence of a particular extreme rainfall, यहाँ पे एग्जाम्पल है 24 आवर मैक्सिमम रेनफॉल विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये क्या देता है हमारा, हम लोग एक यहाँ से प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं कि कितना किसी रेनफॉल का आने का प्रोबेबल कितना है 24 आवर मैक्सिमम रेनफॉल के अकॉर्डिंग। Such information is obtained by the frequency analysis of the point rainfall data. The rainfall at a place is a random hydrologic process, and a sequence of rainfall data at a place when arranged in chronological order constitute a time series। तो हम लोग chronological order में क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको टाइम सीरीज के फॉर्म में हम लोग अरेंज कर देते हैं। One of the commonly used data series in the annual series composed of annual values such as annual rainfall। तो एनुअल रेनफॉर्म के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, एनुअल डाटा के फॉर्म में हम लोग उसको कंपोज करेंगे। इफ़ द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट अकरिंग इन ईच ईयर इज लिस्टेड, इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनुअल सीरीज। तो हम लोग एनुअल डाटा के फॉर्म में हम लोग किसी स्पेसिफाइड इवेंट को जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में फाइंड करते हैं वैसे डाटा कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन दिस सीरीज इज स्टडीड बाय फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ द एनुअल डाटा सीरीज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल व्हिच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ ए स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड कैपिटल X इज डिनोटेड बाय P। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या देगा,
कि किसी इवेंट का अक्रेंस कितना हो रहा है और वो किसी एक्स डाटा को एक्सीड कर रहा है कितने टाइम्स। तो द रिकरेंस इंटरवल इज आल्सो नोन एज रिटर्न पीरियड। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 1/p। ओके, तो यहाँ पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और x क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड को एक्सेस कर रहा है। t क्या है, टाइम इंटरवल है। तो एक बार और देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन दिस सीरीज इज स्टडीड बाय फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं और द प्रोबेबिलिटी हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। पी तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/t। मीन्स हमारे पास एक इवेंट है, क्या हमारा जो मैग्नीट्यूड हम लोग स्पेसिफाइड किए, मैग्नीट्यूड है कैपिटल एक्स, इसको एक्सीड करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, और टाइम इंटरवल कैपिटल टी में 1/p इक्वल टू 1/t। दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ ए रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और ग्रेटर देन कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स का एक्स को एक्सीड करने का या उसके बराबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/t। If the probability of an event occurring is p, the probability of the event not occurring क्या हो जाएगा, 1 - p। तो ये हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी से। The binomial distribution can be used to find the probability of occurrence of the event r times in n successive year। क्या क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी आर एन इज इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू की पावर n-1। तो पी आर क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी होने का है, और क्यू क्या है, ये ना होने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम लोग यहाँ से फैक्टर तोड़ दिए। वेयर पी आर एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंडम, वेयर पी आर एन क्या है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंडम हाइड्रोलॉजिक इवेंट रेनफॉल ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड एंड एक्सीडिंग प्रोबेबिलिटी कैपिटल पी अकरिंग आर टाइम्स। आर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जितना वो क्या करेगा, वो सेम डाटा को वो गेन कर लेगा। एन क्या है, सक्सेसिव ईयर। 10 फॉर एग्जामिन, तो पहला हम लोग क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। द प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ एक्सीडिंग प्रोबेबिलिटी पी अकरिंग 2 टाइम्स इन एन सक्सेसिव ईयर। तो 2 टाइम्स अकरी करेगा तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो NC2 P2 Q की पावर n-2, और n क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर। तो वैसे ही हम लोग क्या किए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग के लिए हम लोग क्या किए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इन ऑल n सक्सेसिव ईयर्स क्या हो जाएगा, P0n। नॉट अकरिंग में क्या हो जाएगा, R0। ओके, किसी टाइम वो अकर ही नहीं करा तो Q का पावर n क्या हो जाएगा, NC0 P0 और Q टू द पावर n मीन्स 1 - p टू द पावर n। वैसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एट लीस्ट वंस इन n सक्सेसिव ईयर क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 - q की पावर n, 1 - p टू द पावर n। तो ये हम लोग मैथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से ये है। अब एक हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। एनालिसिस ऑफ ए डाटा ऑन मैक्सिमम 1 डे रेनफॉल डाटा एट मद्रास इंडिकेटेड दैट ए डेप्थ ऑफ 280 mm हैड ए रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स। तो यहाँ पे एन क्या, टी क्या हो गया, कैपिटल टी 50 ईयर्स है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगा, 0.02। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 day rainfall data equal to or greater than 280 mm at Madras occurring once in a year, 2 times in a 15 successive year, at least 1 in 20 successive year। तो पहले फर्स्ट में क्या करना है मेरा, n इज इक्वल टू 20, वंस इन ए 20 ईयर है, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, तो P120 ये निकालिए। सेकेंड में क्या है, 2 टाइम्स इन, तो r इज इक्वल टू 2 हो गया, n 15।
थर्ड में एटलीस्ट वंस इन 20 ईयर मीन्स P1 निकालना है कितने में, 20 ईयर में। तो ये हो गया। ये सब सिंपल है, यहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू।